नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। देश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है क्योंकि ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है नेशनल हेराल्ड केस में। सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। अब कांग्रेस इसके खिलाफ करने वाली है प्रदर्शन ईडी के मुख्यालय पर। और कांग्रेस कह रही है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत राहुल गांधी सोनिया गांधी पर यह कार्यवाही की जा रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी पूरे देश में बढ़ रही है, इस वजह से मोदी और शाह डरे हुए हैं और वह इनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। यह पूरे तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध का ही मुद्दा है। लेकिन हमको यहाँ पर बात करनी है कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या? कैसे इसमें टैक्स चोरी की बात आ रही है और फिर समझेंगे इसके राजनीतिक पहलू को। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, ईडी ने चार्जशीट फाइल करते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आरोपी बनाया हुआ है। कई अन्य लोग का नाम भी यहां पर शामिल है। उन्होंने कहा है कि 414 करोड़ की टैक्स चोरी यहां पर की गई है। इसमें इन लोगों ने एजीएल का अधिग्रहण किया और उसमें कौड़ियों के भाव में उन्होंने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को अपने पास एकत्रित कर लिया। अब यह पूरी प्रक्रिया यहाँ पर हुई कैसे, इसके लिए हमको पहले नेशनल हेराल्ड को समझना पड़ेगा। 1937 में एजीएल की स्थापना हुई, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड। इसमें 5,000 शेयर होल्डर हुआ करते थे। उस समय यह दो अखबार छापा करती थी। एक का नाम था कौमी आवाज और एक का नाम था नवजीवन। कौमी आवाज उर्दू में थी और नवजीवन हिंदी में छपा करती थी। बाद में 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नाम से अंग्रेजी अखबार निकालना शुरू किया। अच्छा, 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ तो वहां पर नेशनल हेराल्ड को बैन कर दिया गया। कहा गया कि भैया ये नेशनलिस्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही, इसको यहाँ पर बैन किया जाता है। देश आजाद हुआ उसके बाद 1956 में कंपनी एक्ट के धारा 25 के तहत इसको कर मुक्त कर दिया गया और कहा कि यह एक ऐसी संस्था है जो कि पब्लिक वेलफेयर में काम कर रही, इस वजह से इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन धीमे धीमे करके क्या हुआ कि एजीएल होने लगी बैंकरप्ट। 2000 आते आते एजीएल पर लगभग 90 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ चुका था। इस कर्जे को चुकाया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन सीधे नहीं चुकाया। एक कंपनी बनाई गई 2010 में सैम पित्रोदा के कहने पर और वह कंपनी थी यंग इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। इसमें 76% के शेयर थे राहुल गांधी के पास और बाकी 24% के शेयर थे अन्य कांग्रेसी नेताओं के पास। अब यहां पर इस यंग इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, उसने एजीएल को खरीद लिया और उसके कर्ज को यहाँ पर चुका दिया। लेकिन जो 90 करोड़ रुपए कर्ज था वह हो चुका था यहाँ पर 9 करोड़ रुपए का। और उसके बाद धीमे धीमे करके नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को भी यहाँ पर अधिग्रहित कर लिया गया यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से। अब यहीं पर 2012-13 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में याचिका दायर करी कि यंग इंडिया लिमिटेड ने जिस तरीके से एजीएल का अधिग्रहण किया वह पूरे तरीके से टैक्स चोरी का मुद्दा है। यहाँ पर लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति को मात्र 50 लाख रुपए में परचेज कर लिया गया। अब यह मुद्दा धीमे धीमे राजनीतिक माहौल में छाने लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को प्रमुखता से नरेंद्र मोदी ने उठाया था और कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तब इसके खिलाफ हम लोग काम करना शुरू करेंगे। अब यहीं से लोगों ने कहा यह तो पूरी तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा है। 2015 से 2020 के बीच में नेशनल हेराल्ड केस में यहाँ पर कई सारे सबूत जुटाए गए और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछा गया तो उन्होंने भी इस जांच को स्वीकृति दी और कहा कि यहाँ पर टैक्स की चोरी हुई है। अच्छा, यह बात जब पहुंची तब ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाया पूछताछ के लिए। 2022 की बात है। 50 घंटे दोनों लोगों से पूछताछ होती है और फिर इसके बाद चार्जशीट फाइल करने की बात कही गई। और अब 2025 में इस पर चार्जशीट फाइल की गई है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी को इसमें आरोपी बनाया गया है। यह थी पूरी किस्से कहानी इस पूरे मुद्दे की, जहां पर नेशनल हेराल्ड के अंदर कैसे उसको अधिग्रहण करने में यहां पर टैक्स की चोरी की गई। अब इस बात को यहां पर साबित करना है, क्योंकि कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस समय जमानत पे रिहा हैं। तो यह था पूरा मुद्दा। अब बात करते हैं इसके राजनीतिक पहलू की। अब चूंकि बीजेपी को भी पता है कि वर्तमान समय में जिस तरीके से
राहुल गांधी अपनी राजनीतिक यात्रा बढ़ाते जा रहे हैं और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर एक केस चल रहा है, इस केस का फ़ायदा हम लोग यहाँ पर उठा सकते हैं। अब बीजेपी यहाँ पर प्रयास करेगी राहुल गांधी की राजनीति को डिमीन करने की और कांग्रेस कोशिश करेगी कि वह इस मुद्दे के सहारे यह दर्शा सके कि भाई साहब देखो, यह पूरी तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भाजपा डर चुकी है, इसलिए यहाँ पर यह काम करने जा रहे हैं। अब बात यही है कि जब कांग्रेस की सरकार देश में हुआ करती थी, उस समय अमित शाह और नरेंद्र मोदी के ऊपर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। नरेंद्र मोदी 9-9 घंटे की पूछताछ के लिए एसआईटी के सामने आया करते थे और गोधरा दंगों को लेकर उन्होंने यहाँ पर सारे सवाल-जवाब दिए थे। उस समय नरेंद्र मोदी हुआ करते थे गुजरात के मुख्यमंत्री और अमित शाह होते थे गृह मंत्री। अमित शाह को तो राज्य बदर कर दिया गया था जब वह गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे। अब यहाँ पर सारा मुद्दा यही है, पॉलिटिकल वेंडेटा की बात तो यहाँ साफ आने ही वाली है, लेकिन अब सारा जो चीज़ है, वह कोर्ट के सामने है। कोर्ट कैसे इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने समन भी जारी किया है। अब 25 अप्रैल 2025 को इसकी अगली सुनवाई होने वाली है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को पेश भी होना पड़ेगा। वैसे वर्तमान समय में जब भी चुनाव आने वाले होते हैं, तो आपको ऐसे कई सारे मुद्दे देखने को मिल जाएँगे। जिसकी भी सरकार होती है, वह इन चुनावों का उपयोग करती है अपने लिए राजनीतिक हित को साधने में। अभी आप देखेंगे कि बिहार का चुनाव चूंकि अक्टूबर में होने वाला है और बिहार के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस कोशिश कर रही है वहां पर अपने वोट बैंक को प्राप्त करने की, अभी राहुल गांधी तेजस्वी यादव की मुलाकात भी दिल्ली में हुई है, आज ही मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में कई सारी बातें बिहार को लेकर डिस्कस हुई हैं और राहुल गांधी दिल्ली चुनाव के बाद से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वह अपने वोट बैंक को यहाँ पर प्राप्त कर सकें और वक्फ बिल के सहारे भी उन्होंने मुस्लिमों को साधने का प्रयास किया है। सोनिया गांधी ने लोकसभा और राज्यसभा में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर आकर उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है कि सरकार ने वक्फ बिल को सही तरीके से पास नहीं करवाया और यहाँ पर मुस्लिमों का भला करने की कोई चाहत भाजपा के अंदर नहीं है। वह केवल इसके सहारे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है। और राहुल गांधी ने अभी गुजरात में कह दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने वोट बैंक को यहाँ पर वापस से प्राप्त किया जाए और साथ ही साथ दलित और मुस्लिम समाज, जो एक दौर पे हमारा वोट बैंक हुआ करता था, वह हमको यहाँ पर वोट दे। अब चूंकि इस समय वक्फ बिल का मुद्दा हर तरफ छाया हुआ है, ऐसे में इस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए भी हो सकता है कि नेशनल हेराल्ड केस को यहाँ पर ओपन किया गया हो, क्योंकि अभी वक्फ के सहारे पूरे देश में इस समय मुस्लिम समाज आंदोलन कर रहा है और बंगाल में तो दंगे जैसी स्थिति वहां पर आ चुकी है। ममता सरकार पूरे तरीके से वहां पर नाकाम हो चुकी है, लेकिन वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में ऐसा माहौल बना हुआ है। ऐसे में इस माहौल को चेंज करना है और चेंज करने के लिए कोई उससे बड़ा मुद्दा यहाँ पर होना चाहिए। चूंकि कांग्रेस वक्फ बिल का खुले तौर पे यहाँ पर विरोध कर रही है और अगर नेशनल हेराल्ड केस यहाँ पर ओपन हो चुका है, चार्जशीट दायर हो चुकी है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को यहाँ पर आरोपी बनाया गया है। ऐसे में कांग्रेस का पूरा ध्यान वक्फ से हटकर कहाँ पहुंच जाएगा, नेशनल हेराल्ड केस में। ऐसे में कांग्रेस, जो कि पूरे देश की पार्टी है, वह इस मुद्दे पर अगर हट गई और नेशनल हेराल्ड केस में वह उलझ गई, तो साफ तौर पर वक्फ का मुद्दा है, वह धीमे-धीमे शांत होता यहाँ पर चला जाएगा। तो यह है पूरी कवायद। अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में नेशनल हेराल्ड केस में आखिर क्या प्रगति होती है, या फिर से वही बात होगी जो 2020 और 22 के दौर में हुई है। यह मुद्दा बहुत तेजी से उठेगा, चुनाव आएगा और फिर यह मुद्दा शांत हो जाएगा। अब चूंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जमानत पे हैं रिहा, आने वाले समय में देखते हैं कि वह इस मुद्दे को कैसे टैकल करते हैं। क्या ये मुद्दा वही तो साबित नहीं होगा कि जब जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही थी और मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इन लोगों ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवा लिया था और वह गिरफ्तारी इंदिरा गांधी के लिए एक नया राजनीतिक जीवन था। जैसे फीनिक्स होता है, अपनी राख में से फिर से उभर के आता है, इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी के उस अरेस्ट को अपने पॉलिटिकल टूल के फॉर्म में यूज़ किया और 1980 में फिर से वह देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। क्या भाजपा यहाँ पर वही काम करेगी और क्या राहुल गांधी के अंदर इंदिरा गांधी बनने की हिम्मत है? क्या जनता के बीच में वो इतने पॉपुलर हैं जितनी इंदिरा गांधी हुआ करती थी? अगर ऐसा हुआ तो नेशनल हेराल्ड केस उनके लिए एक नया राजनीतिक जीवन लेकर आएगा। अन्यथा कई सारे नेता जेल गए हैं, राहुल गांधी भी जेल चले जाएँगे। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्तों को दीजिए इजाज़त। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।